अस्सलाम वालेकुम जी। मंजूर नासिर अमान आपका भाई आपसे मुखातिब है। मेरी ये कोशिश है कि लीगल प्रोफेशन को ज्वाइन करने वाले जो यंग लॉयर्स हैं उनके लिए इस प्रोफेशन को प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स के तौर पे ही लेना, और प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स तब बताता है जब आप कुछ ना कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता हो। मेरी ये अमूमन नसीहतें रहती हैं। नसीहतों में ये नसीहत भी शामिल कर लें कि वकील बनने की कोशिश करें, वकील बनने की कोशिश करें। बस ये चीज़ें आगे आप खुद समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। अच्छा खैर, मेरी बात जो पहले इससे थी, आपसे गुजारिश की थी मैंने रजिस्ट्रेशन ऑफ केस की, चैप्टर 14 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पार्ट 5 है। तो FIR दर्ज हो गई 154 के तहत, तो अल्टीमेट उसके बाद क्या कार्रवाई होगी? तो यही होगी ना कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को वो केस हैंड ओवर होगा, किसी को भी होगा जिसको वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को केस हैंड ओवर हुआ, तो वो क्या चीज़ें करेगा, कौन कौन से जो पैरामीटर्स हैं जिनको वो फॉलो करेगा, कौन कौन से जो नुकात हैं जिनको आप बतौर लायर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेशन को डिफेक्ट तो नहीं आ गया जिसकी वजह से हमारा केस कमज़ोर हो सकता है, हमारे से मुराद हमारे क्लाइंट का। लेकिन मीन मैं छोटी सी बात करूँगा, जो पानी पी लूँ, गला ख़राब है, कि मेरे नाम से ही मेरा यूट्यूब चैनल है मंजूर नासिर अमान की, और ये छोटी छोटी कुछ गुजारिशात होती हैं, तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको अच्छा भी लगेगा। सॉरी। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास सेक्शन 156 के तहत पावर्स हैं कि वो केस जो है इन्वेस्टिगेट करेगा। तो अल्टीमेट फ़ौरन जो उसको करने वाली चीज़ें हैं वो तीन बहुत एसेंशियल या तीन चार एसेंशियल जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये हैं कि जब भी किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास इन्वेस्टिगेशन आएगी तो फ़ौरन वो प्लेस ऑफ अकरेंस जाके विज़िट करेगा, और वहाँ पे जाके पहली फुर्सत में ही द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो हैं वो डिस्कवरी से रिलेटेड या मौके की जो इंस्पेक्शन से रिलेटेड है वो अपनी कार्रवाई अमल में लाएगा कि कैसे अकरस हुआ, जिसमें नक्शा मौके वाली बातें हैं, जिसमें गवाह के बयानात जो हैं वो कलम बंद करने वाली बातें हैं। तो ये चीज़ें वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो पाबंद है कि वो प्लेस ऑफ अकरेंस पे जाके अमल में लाएगा। पहले नंबर पे तो ये आपने ज़हन में रख लेना कि कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसी केस में भी कंसर्न कंप्लेनेंट पार्टी को ये नहीं कह सकता कि आप अपने गवाह लेके पुलिस स्टेशन ही आ जाएं, वहाँ पे बैठ के नक्शा मौका तैयार कर लेंगे, वहाँ पे बैठनी इस ड्यूटी बाउंड कि वो मौके पे जाएगा और ये सारी चीज़ें करेगा। तो अल्टीमेट ये सारी चीज़ें अमल में लाने के बाद जो कंसर्न इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो अल्टीमेट सस्पेक्ट ऑफ द जो आप जो अक्यूज्ड है उसको अरेस्ट करने के लिए कोशिश करेगा। इससे पहले भी वो वहाँ से जो उसके ज़रूरी जो चीज़ें हैं डिस्कवरीज़ की फॉर्म में उनको वो उसको कब्ज़े में लेगा। तो पुलिस कब्ज़े में लेने के बाद जो मुलज़म की गिरफ़्तारी होने की कोशिश करेगा, जो भी मामलात होंगे। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें अमल में लाई हैं? तो जज साहब को कैसे पता चलेगा, ट्रायल कोर्ट को कैसे पता चलेगा, इसका रिकॉर्ड कैसे हो? तो वो सारी जो इंक्वायरी है, इंक्वायरी कह रहे जो इन्वेस्टिगेशन है वो इन राइटिंग में लेके आएगा। सेक्शन 172 आप मुलाज़ा फरमाएंगे CRPC का। तो पुलिस ज़िमनिया में, पुलिस डायरीज़ में कह सकते हैं, डेली डायरीज़ भी कह सकते हैं, उनमें वो राइटिंग में लेके आएगा। और अगर तो अच्छा होगा तो अल्टीमेट जो टाइम है, जिस टाइम पे वो चीज़ें लिख कर रहा है वो भी ऊपर मेंशन करेगा। ये चीज़ें भी आपने मेंशन कर ली। मुलज़म गिरफ़्तार हो गए, मुलज़म गिरफ़्तार होने के बाद तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर साहब विदिन 24 आवर्स उसको ज़रूर पेश करेगा अगर समझता है कि देर हो गई है, नहीं तो कानूनी तौर पर वो पाबंद है कि उसको गिरफ़्तार करने के बाद अगर कोर्ट टाइमिंग है तो इलाका मजिस्ट्रेट के साथ के पास पेश करके उसका रिमांड जो है फिज़िकल रिमांड वो उसको अवेल करेगा। अब सेक्शन 167 इसको डील करेगा कि वो रिमांड जो है उसका है फिज़िकल रिमांड कि हमारी इन्वेस्टिगेशन विदिन टाइम कंप्लीट नहीं हो सकती, लिहाजा इलाका मजिस्ट्रेट साहब हमें परमिशन ग्रांट फरमाएं कि हम इसको पुलिस स्टेशन में लॉकअप में रखें और इससे जो ज़रूरी कवायद हैं, इन्वेस्टिगेशन है, जो इंटरोगेटरीज़ हैं वो वगैरह कर सकते हैं।
तो फिज़िकल रिमांड बेसिकली ये है, इस पे भी एक पूरा लेक्चर होगा, पूरी बात होगी और डिटेल्स बात होगी। फिर उसके बाद आप एक बात चलती रहती है कि अब पहले दिन वकूअ की बाबत इन्वेस्टिगेशन हो गई, उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास पावर्स हैं, कैसे बुलवाएगा चशमदीद गवाहान को, किसी दूसरे बंदे को जो वकूए से मुतल्लक उसके पास इंफॉर्मेशन है। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पावर है कि वो सेक्शन 160 CRPC के तहत जो है वो रोबकार जारी करेगा कि हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास आपने आगे पेश होना है और आपके पास जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपने बताना है। या फिर उसकी जो अल्टीमेट रिकवरीज हैं ऑन द पॉइंटेशन ऑफ अक्यूज पर्सन और फ्राम द प्लेस वेयर उसको कवर किया गया। डिस्कवरी का मतलब ये बराबर वो ही हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती। लेकिन अगर तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर समझता है कि ये बंदा बेगुनाह है, इसके अगेंस्ट जो एविडेंस है वो सफिशेंट नहीं है, तो फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर 169 CRPC के तहत एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसको कहा जाता है डिस्चार्ज किया जाएगा, डिस्चार्जी रिपोर्ट। लेकिन अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर साहब ने चूँकि कंसर्न जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब से उसका रिमांड हासिल कर रखा है, वो डिस्चार्ज की रिपोर्ट सब्जेक्ट टू एग्री और परमिशन ऑफ इलाका मजिस्ट्रेट, अगर तो उस डिस्चार्ज की रिपोर्ट के पेश करने के बाद इलाका मजिस्ट्रेट सब समझते हैं और उससे डिसएग्री कर जाते हैं, तो फिर वो बंदा जुडिशल लॉ कॉम में भेज दिया जाएगा। या फिर अगर तो इलाका मजिस्ट्रेट साहब जो उसकी रिपोर्ट है डिस्चार्ज की विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय इन्वेस्टिगेटिंग अंडर सेक्शन 169 CRPC, तो एग्री करने की वजह सूरत में उसको डिस्चार्ज फरमा दिया जाएगा। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इस इन्वेस्टिगेशन को जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो अपने जो सीनियर हैं कंसर्न स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं या फिर दूसरे हाई अफ्सर हैं, एक सेक्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट 168 CRPC, उसको आप मुलादा फरमाएंगे तो उस वो ड्यूटी बाउंड है, पाबंद है कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन से मुतल्लिक रिपोर्ट ऊपर देगा। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आल नाल है, लेकिन वो रिपोर्ट करेगा कि ये इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस है, ये चीज़ें हैं लेकिन लिखेगा वही जो फैक्ट्स होंगे। और ओपिनियन ऑफ IO जो है, आपने एक बात ज़हन में रख लें, नंबर ऑफ प्लेंटिव जजमेंट्स आपको मिलेंगी। इप्सी डिक्सिट भी कहते हैं, ओपिनियन ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो बाइंडिंग नहीं है कोर्ट। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बेसिकली करेगा क्या, वो एविडेंस कलेक्ट करेगा और वो एविडेंस कलेक्ट करके एक पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेगा अंडर सेक्शन 173 CRPC। और उस रिपोर्ट में ये सारी जो उसकी एविडेंस उसने कलेक्ट की है वो पेश अदालत करेगा। फिर उसके बाद ये ट्रायल कोर्ट का काम कि उस एविडेंस को कैसे लेती है और उस एविडेंस को कैसे आगे ट्रायल में होगा, वो चीज़ें उसका थोड़ा सा डिफरेंट एक सब्जेक्ट बन जाएगा, चैप्टर बन जाएगा, लेक्चर बन जाएगा, बात होगी। यहाँ पे मैंने एक इंटेंशली दो चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है, 164 की स्टेटमेंट और एक होती है स्टेटमेंट 161। ये दो मुख्तलिफ बयानात होते हैं। आज की जो मेरी गुज़ारिशात हैं इसमें सेक्शन 161 की स्टेटमेंट्स तो उस पुलिस रिपोर्ट का हिस्सा होंगी। अगर सेक्शन 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने की ऐसी कोई नौबत आती है, सूरत हाल पैदा होती है, तो वो इलाका मजिस्ट्रेट साहब का डोमेन है, जो कि मैं अलहदा से बात करूँगा इंशाल्लाह आपके साथ किसी दूसरी जगह पे, दूसरे मौके पे। अब आपने अपने जहन में रखनी है कि अगर एक चीज़ आ जाती है कि अगर हम समझते हैं कि ऑफेंस ऐसा मेड ऑफ नहीं हो रहा कि ये काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म भी नहीं है, ये FIR हो गई है, लेकिन ये केस जो है काबिल रवानी का ऐसा ख़ास नहीं है, तो फिर भी एरिया मजिस्ट्रेट के पास इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास पावर्स हैं अंडर सेक्शन 160 सेक्शन 157 2(3) के तहत। तो
وہ 157 کی رپورٹ سبمٹ کر سکتے ہیں کہ یہ وقوع ہوا بالکل غلط ہے، یہ اس کو انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی، لہذا اس کی انویسٹیگیشن کو سم اپ کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ تو آج اتنی بات کروں گا۔ میرے نام سے میرا چینل ہے منظور ناصر امان کے نام سے، ڈیٹیل سے بات کرنے کو دل کرتا ہے لیکن کچھ آج نہیں کر پا رہا، ضرور بعد میں کسی موقع پہ اور انویسٹیگیشن سے ریلیٹڈ بڑا انٹرسٹنگ جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے۔ اگر تو آپ سمجھتے ہیں میرے دوست کے فوجداری وکالت کرنی ہے، کریمنل ٹرائل میں ہی جانا ہے، تو آپ نے پولیس اسٹیشن سے ریلیٹڈ جو کاروائی ہے اس کا آپ کو کی جانکاری میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوں گے آپ لائق، لیکن آپ کو پتہ اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں پولیس اسٹیشن کا حصہ ہوں۔ اب وہ چیزیں اگر آپ جان جائیں گے تو اس کے بعد میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی انویسٹیگیٹنگ آفیسر اگر میرٹ سے ہٹ کے کوئی ڈیفیکٹیو انویسٹیگیشن کرتا ہے تو پھر آپ کا کیس کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کو آپ نے کیسے کور کرنا، یا پھر اپنے سائل کو اپنے کلائنٹ کو کیسے بچانا۔ تو ایک وکیل کے لیے، جیسے وہ سینئر سے سنا ہے کہ ایک وکیل کے لیے، وکیل بننے کے لیے ہر ڈپارٹمنٹ کا جو سسٹم ہے اس کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ ڈاکٹر بھی اس کو ہونا چاہیے، اس کو انجینئر بھی ہونا چاہیے، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ کر لیں۔ لیکن اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے تو ایک وکیل کے لیے پولیس اسٹیشن کا حصہ ضرور ہونا چاہیے۔ وہ دوسرے سائنس میں نہیں لے کے جانا، آپ کو پولیس اسٹیشن سے کنیکٹڈ جو پولیس ڈائریز ہیں، انویسٹیگیشن ہے، جو اس کا میتھڈ ہے، جو اس کا پروسیجر ہے، اس کا پتہ ہونا چاہیے، پھر آپ اچھے وکیل بنیں گے اور پھر آپ کی وکالت میں انشاءاللہ بہت بہتری آئے گی۔ تو آج اتنی باتیں ہوگی، اس کے بعد میں 2 دن پہلے بھی مس اسی وجہ سے ہو گیا، طبیعت خراب تھی، ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں میں بار بار جو ہے گلا خشک ہو رہا ہے، پانی پی رہا ہوں۔ تو دست بستہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے نام سے میرا جو یوٹیوب چینل ہے منظور ناصر امان کے نام سے، تو اگر تو آپ کو میری ینگ لائرز ہیں، میرے بھائی ہیں، آپ کو میری باتیں آپ کو اچھی لگیں تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس میں کچھ بہتری کرنے کی میں کوشش کروں گا اور انشاءاللہ بہتری ہوگی اللہ کے حکم سے۔ تو دیٹس اینڈ، اس کے بعد پھر سے کل ملیں گے، اگلے دفعہ ملیں گے، اگلے جو میری ویڈیو ہوگی، میرا لیکچر ہوگا، میری باتیں ہوگی، اس میں یہ چیزیں مزید کچھ کریں گے۔ میں سیٹسفائی نہیں ہوں آج کی پوری جو آج سے گزارشات پیش کی ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہو گئی ہیں۔ پھر سے منظور ناصر امان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔